चलिए गुड मॉर्निंग सबको। चलिए देखिए, आपने सब आज जो पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, वो पढ़ेंगे टेलर जी का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? टेलर का सिद्धांत। ठीक है, आप लोगों को मैंने जब इस क्लास का स्टार्ट किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग दो मुख्य व्यक्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे। एक हेनरी फ्यूल का सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ लिया। जिनका भी हेनरी फ्यूल का छूटा हुआ है वो जाके अपने चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में, कि वैज्ञानिक प्रबंध होता क्या है। ठीक है, उसके बाद टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध के विषय में कौन कौन से सिद्धांत दिया है, उन सिद्धांतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिद्धांतों को पढ़ने से पहले हम लोग, थियोरी को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर का यदि बात किया जाए तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का पूरा नाम फ्रेडरिक विंसलो टेलर था। क्या था बाबू? फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ठीक है, इनको शॉर्ट में एफ.डब्ल्यू. टेलर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका जन्म 1856 में अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में। यदि आप लोगों से बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कहाँ पर टेलर का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन देगा यूएसए, जर्मनी, जापान और इंडिया। कहाँ पे हुआ था? यूएसए में। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म कहाँ हुआ था? यूएसए में। कब हुआ था? 1856 को, 1856। ठीक है, और 1856 से 1915 तक इनका कार्यकाल रहा, यानी इन्होंने कार्य किया। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और पूछेगा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर किससे संबंधित है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर बाबू मैकेनिकल इंजीनियर थे। कौन सा इंजीनियर थे? मैकेनिकल इंजीनियर। तो कौन सा इंजीनियर थे? मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, अब अपने सब हेनरी फ्यूल के बारे में भी दो शब्द समझ जाते हैं। हेनरी फ्यूल का जन्म कब हुआ था? 1841 को। कहाँ? 1841 को फ्रांस में। कहाँ हुआ था? 1841 को हुआ था फ्रांस में। और वो कौन सा इंजीनियर थे? माइंस इंजीनियर थे। कौन सा? माइंस इंजीनियर, यानी खनन इंजीनियर थे। समझ में आया? दो चीज़ और याद रखिएगा आप लोग, दो चीज़, यानी फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? हेनरी फ्यूल को। किसको? हेनरी फ्यूल को। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट किसको कहा जाता है? हेनरी फ्यूल को। यानी सामान्य प्रबंध का पिता किसे बोलते हैं? हेनरी फ्यूल को। जबकि वैज्ञानिक प्रबंध का पिता यानी फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? एफ.डब्ल्यू. टेलर को। किसको बोला जाता है बाबू? एफ.डब्ल्यू. टेलर को। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यूल के बारे में इतना बात पता रहेगा आप लोगों को। इतना बातें मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछता है। ठीक है, तो अब यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा तो बता देंगे। एक बार मुझे बताइए, हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कब हुआ था? 1841। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म कहाँ हुआ था? यूएसए में। कहाँ पे हुआ था? यूएसए में। ठीक है, हेनरी फ्यूल किससे संबंधित थे? माइंस इंजीनियर से। किससे? माइंस इंजीनियर से। जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर किससे संबंधित है? मैकेनिकल इंजीनियर से। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इतना बात याद रहेगा। अब देखिए, अब जहाँ पे हेनरी फ्यूल ने इस बात पे जोर दिया था कि किसी भी प्रबंधक को कैसे कार्य करना चाहिए, यानी कोई भी प्रबंधक यदि कार्य करता है तो वो कैसे कार्य करता है कि कार्य करते समय उसको जो प्रबंध के सिद्धांत है उसको अपना करके कार्य करना चाहिए। यानी एक तरह से हेनरी फ्यूल जी ने क्या बताया कि प्रशासनिक यानी प्रबंध का जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। जबकि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने इस बात पे जोर दिया कि जो फैक्ट्री होती है, कारखाना होती है, उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है, उत्पादन लागत होता है, उत्पादन लागत क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने इस बात पे और अधिक जोर दिया कि कोई भी जो कर्मचारी है, श्रमिक है, उसकी कार्य कुशलता यानी इफिशियंसी को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने कौन सा तर्क दिया? वैज्ञानिक प्रबंध का तर्क दिया। किसका तर्क दिया बाबू? वैज्ञानिक प्रबंध का। इसीलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर को फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है, यानी वैज्ञानिक प्रबंध का पिता समझा जाता है। क्या समझा जाता है? वैज्ञानिक प्रबंध का पिता। समझ में इतना बातें आ गया आप लोगों को कि नहीं आया? आ गया ना? अब हम लोग समझते हैं कि आखिर वैज्ञानिक प्रबंध हम लोग बोल तो रहे साइंटिफिक मैनेजमेंट, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? कुछ तो होता होगा ना। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है,
आप लोग आज से ज़्यादा दिन नहीं, आज से 20 साल पहले पता कीजिएगा कि गांव में जो फार्मिंग का काम होता था वो मुख्यतः होता था हल के माध्यम से। किसके माध्यम से? हल के माध्यम से होता था, हल के माध्यम से। तो ये हल के माध्यम से जो, और हल और बैल के माध्यम से फार्मिंग का काम होता था। खेत का जो प्लगिंग होता था, जुताई होता था, मुख्यतः कैसे होता था? हल और बैल के माध्यम से होता था, ठीक है। यानी बैल, 2 बैल हैं और 2 बैल के कंधे पे क्या लगा दिया था? हल लगा दिया जाता था, और पीछे पीछे एक आदमी पूरा अपना खेत का क्या कर रहा है? प्लगिंग कर रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रथा थी, ये प्रथा कोई नई नहीं थी। ये प्रथा क्या थी कि बहुत दिनों से चलती आ रही थी। यानी ये प्रथा कौन सी प्रथा थी? परंपरागत प्रथा थी, रूढ़िवादी प्रथा थी। अब आप लोग मुझे बताइए कि हल से यदि खेत का प्लगिंग होता है तो 1 बीघा खेत का प्लगिंग करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लगभग 2 दिन लग जाता था, वो भी हो नहीं पाता था, है कि नहीं है। उसके स्थान पे क्या आया कि देखा गया कि ये तो प्लगिंग का काम हो तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके स्थान पे अब फार्मिंग को करने के लिए कौन सी पद्धति लाएगी? ट्रैक्टर के माध्यम से अब खेत का प्लगिंग करने लगा कि नहीं लगा। अब आप लोग मुझे बताइए, ट्रैक्टर के माध्यम से खेत का प्लगिंग होने लगा, जुताई होने लगा, तो आप लोग देखिए कि कम समय में ही अधिक जुताई होने लगा कि नहीं होने लगा। यानी हमारा जो पुराना प्रथा था, रूढ़िवादी प्रथा था, उसको छोड़ करके हमने वैज्ञानिक प्रथा को अपनाया कि नहीं अपनाया, ठीक है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं बाबू साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध। वैज्ञानिक प्रबंध क्या है कि प्रबंध की वैज्ञानिक, परंपरागत, रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़ करके, ठीक है, रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़ करके वैज्ञानिक व विश्लेषण तरीके की विचारधारा को अपनाना, यानी विज्ञान से संबंधित विचारधारा को अपनाना, ये क्या कहलाता है? वैज्ञानिक प्रबंध। क्या कहलाता है बाबू? वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, क्या था कि जो हमारा परंपरागत विचारधारा है, जो हम परंपरागत तरीके से कार्य कर रहे हैं, उसके स्थान पे अब वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना। क्या करना? वैज्ञानिक तरीके से कार्य करना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ आप लोग को, अच्छा है समझिए। पहले देखिएगा कि राजा महाराजा के समय में टेलीग्राम जो होता था, यानी हम लोगों को यदि कोई बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता था, जिसको आज के समय हम लोग बोलते हैं मैसेज, संदेश, तो देखिएगा कि कबूतर के माध्यम से पहुंचाया जाता था, यानी पक्षियों का सहारा लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था। उसके बाद फिर डाकघर का सहारा लिया गया, यानी चिट्ठी खत के माध्यम से। अब आप लोग मुझे बताइए, चिट्ठी खत के माध्यम से काम अभी भी हो रही है, लेकिन चिट्ठी खत के माध्यम से जो काम होता था उसमें देरी लगती थी कि नहीं लगती थी? कभी तो ऐसा होता था कि किसी का माता पिता खत्म हो गया और वो अपने शहर से बाहर है, तो उसको जो खत जाता था, तो जब सारा काम हो जाता था, 13वीं होने के बाद वो व्यक्ति गाँव पे पहुँचता था, और गाँव पे पहुँचता था तो पता चला कि अरे वाह, मेरा माता पिता तो खत्म हो गया, उनका भोज भी हो गया, है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, इस विचारधारा को छोड़ करके जब से इंटरनेट आया तब से ऐसी व्यवस्था है क्या, अब मैसेज तुरंत में पहुंच जाता है, चाहे आप विश्व के किसी भी कोने में, है कि नहीं है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान की परंपरागत रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़ करके वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाना ही क्या कहलाता है? वैज्ञानिक प्रबंध। क्या कहलाता है बाबू? वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मैनेजमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ऊपर से नहीं ना जा रहा है किसी का? आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग समझते हैं कि FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के तौर पे निम्न सिद्धांत दिए हैं, ठीक है, और उस सिद्धांत के बारे में हम लोग अच्छा से चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, FW टेलर जी पहला सिद्धांत क्या बता रहा है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी विज्ञान ना कि अंगूठा नियम। दूसरा क्या बता रहे हैं? हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, मैत्री ना कि मतभेद या टकराव। तीसरा क्या बता रहे हैं? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। और चौथा क्या बता रहे हैं? प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास, डेवलपमेंट ईच पीपल टू देयर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए बाबू? 4। कितने सिद्धांत दिए? 4, ठीक है।
पहला सिद्धांत का क्या नाम है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा का क्या नाम है? हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। तीसरा का क्या नाम है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। और चौथा का क्या नाम है? डेवलपमेंट रीच पीपल टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये चारों बात समझ गए आप लोग। अब देखिए, चारों सिद्धांत के बारे में हम लोग अलग अलग से चर्चा करते हैं। कुछ ना कुछ तो होता होगा ना, टेलर जी ने इन सिद्धांत के माध्यम से कुछ तो बताना चाहा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, टेलर का पहला जो थियोरी है, प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में टेलर जी क्या बोलते हैं? पहला क्या है बाबू? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान ना कि अंगूठा नियम। इस सिद्धांत के अनुसार टेलर ये बताना चाहते हैं कि कोई भी कार्य यदि हम करते हैं, कोई भी कार्य यदि किया जाता है, किसी भी संगठन में यदि कोई भी कार्य किया जाता है, कारखाना में यदि कोई भी कार्य किया जाता है, तो पुराना जो पद्धति है, परंपरागत जो पद्धति है, ट्रेडिशनल जो पद्धति है, यदि वो पद्धति यदि साइंस की कसौटी पे खरा नहीं उतरता है, तो उसको त्याग करके हम कौन सा पद्धति अपनाएं? नई पद्धति अपनाएं, वैज्ञानिक पद्धति अपनाएं। ठीक है, यानी हम पुराने चीज़ों को ही पकड़ के नहीं रखे। ठीक है, हम पुराने चीज़ों को ही पकड़ के नहीं रखे। देखिएगा आप लोग कि लोग क्या कहते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, वो उस समय की बात थी ना, समय की डिमांड है ना। क्या है? समय की डिमांड है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आज से 50 साल पहले भारत में सोशल मीडिया नाम का कोई चीज़ नहीं था। अब 50 साल पहले का आदमी क्या बोलेगा कि हम लोगों के समय में तो ऐसा नहीं था। लेकिन समय तो बदल रहा है ना। हमको चाहिए क्या कि जो परंपरागत पद्धति है, पुरानी पद्धति है, उस पद्धति को त्याग करके हम कौन सा पद्धति अपनाएं? वैज्ञानिक पद्धति अपनाएं। यानी हम जो भी कार्य करें वो किस तरीके से करें? वैज्ञानिक तरीके से करें। उस कार्य का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, विज्ञान ना कि अंगूठा नियम। ये नियम समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल सेट कर दीजिएगा, वही कौन सा अभी जो आप लोगों के साथ मैंने चर्चा किया, प्लगिंग वाला। ठीक है, प्लगिंग वाला एग्जाम्पल सेट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो पहला आया समझ में, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है? हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, मैत्री ना कि मतभेद या टकराव। अब यहाँ पे देखिए, एक चीज यहाँ पे बाबू समझिए, ये कोई संगठन है और इस संगठन में एगो मालिक होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे कि नहीं काम कर रहे होंगे। ठीक है, और इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो दोनों के बीच में खड़ा होगा कि नहीं होगा? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रबंधक। क्या बोलते हैं बाबू? प्रबंधक, मैनेजर। अब आप लोगों को मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ, अच्छा से समझिए। यहाँ पे FW टेलर का दूसरा सिद्धांत क्या है? हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब ये हो गया कि आप लोग को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को समझिए। कोई भी संगठन है और इस संगठन में एक मालिक होगा और बहुत सारे लोग होंगे काम करने के लिए, जिसको हम लोग श्रमिक बोलते हैं। अब आप लोग बताइए कि क्या मालिक हर जगह जाएगा श्रमिक से काम करवाने के लिए? हर जगह नहीं जाएगा। मालिक क्या करेगा कि अपने अनुसार क्या करेगा? एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेगा जो उसका भी काम कर पाए, उसके संगठन का भी संचालन कर पाए और लोगों से भी काम करवा पाए। तो इसके लिए वो क्या करता है? एक प्रबंधक का चुनाव करता है। किसका चुनाव करता है बाबू? मैनेजर का चुनाव करता है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये जो मैनेजर है, ये मालिक और श्रमिक दोनों के बीच में एक कड़ी का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसके बीच में क्या कर रहा है? ये हो गया मालिक और ये हो गया मैनेजर और ये हो गया श्रमिक। दोनों के बीच में ये कड़ी का काम कर रहा है, चेन का काम कर रहा है। अब चेन का काम कर रहा है तो किसी भी संगठन में चाहिए क्या? किसी भी संगठन में ये चाहिए कि जो प्रबंधक होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं, दोनों में क्या होना चाहिए? दोनों में दो मित्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मित्रता होनी चाहिए। ये नहीं कि ये जो प्रबंधक है ये बोलेगा कि हम तो प्रबंधक है और तुम लोग काम करने वाला लोग है तो तुम ही लोग सारा काम करो, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि श्रमिक को कोई तकलीफ हो रही है तो यदि प्रबंधक को उसका मित्र बनना पड़े, उसका मार्गदर्शक बनना पड़े, तो प्रबंधक क्या करेगा? उसका मित्र बनेगा, मार्गदर्शक बनेगा। यानी प्रबंधक
और श्रमिक दोनों के बीच में कैसी भावना होनी चाहिए? मैत्री की भावना होनी चाहिए। मैत्री मतलब हुआ बाबू एक तरह से सहयोग, मित्रता की भावना होनी चाहिए, कटुता की भावना नहीं होनी चाहिए। अब यदि मित्रता की भावना नहीं होगा तो क्या श्रमिक लोग अच्छा से काम कर पाएंगे? क्या नहीं काम कर पाएंगे। और ये जो मैनेजर होगा ये अपने आप को श्रेष्ठ ही समझेगा ना, और श्रेष्ठ समझेगा तो काम ये कर रहा है या ये कर रहा है? श्रमिक कर रहा है। तो श्रमिक कर रहा है तो आप लोग मुझे बताइए कि ये लोग, यदि ये प्रबंधक इन लोगों से कटुता की भावना रखेगा तो ये लोग अच्छा से काम कर पाएंगे। और जब यही लोग अच्छा से नहीं काम कर पाएंगे तो इस संगठन का जो उद्देश्य होगा वो उसकी पूर्ति हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर ने अपने दूसरे सिद्धांत में क्या बताया है? दूसरे सिद्धांत में बताया है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, मतलब मैत्री ना कि मतभेद, कि हमारे प्रबंधक और श्रमिक दोनों के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? मैत्री वाला संबंध होना चाहिए, मतभेद वाला संबंध नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो अभी आप लोगों से मैंने दो सिद्धांत की चर्चा किया, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब और हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, दोनों आ गया होगा समझ में। तीसरा देखिए, तीसरा क्या बता रहा है बाबू? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। यहाँ पे है कि सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। यहाँ पे आप लोग समझिए, एक एग्जाम्पल में देता हूँ। तीसरा जो सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। क्या सिद्धांत है बाबू? कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। आप लोग जब महेंद्र सिंह जी कप्तान थे टीम इंडिया के, तो उनका कभी देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि कभी वो जीते होंगे तो उनका स्पीच सुने होंगे आप लोग। इस स्पीच में आप लोग मुझे बताइए कि उन्होंने कभी बोला है कि मैंने जो जीता है तो मैंने अकेले काम किया है? कभी नहीं बोले होंगे। कभी ऐसा बोला है? कभी नहीं बोले होंगे। या कोई जो फिल्म का डायरेक्टर होता है, कोई फिल्म जो बहुत चल जाता है, वो जो स्पीच देते हैं, तो कभी आप लोग सुने हैं कि मैंने अकेले इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मेरे वजह से ये फिल्म हिट हुई? ऐसा कभी सुने हैं क्या? नहीं सुने हैं। देखिए, इसलिए नहीं सुने हैं क्योंकि ये जो टीम होती है बाबू, इंडियन टीम जो है 11 प्लेयर का टीम है, और इस 11 प्लेयर की टीम में जो सभी लोग हैं उसका क्या है? अलग अलग भूमिका है। क्या है? अलग अलग भूमिका है, अलग अलग कार्य हैं। जब सभी लोग अपना कार्य अच्छा से करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, तब ना इंडिया टीम अच्छा से परफॉर्म कर पाती है कि नहीं है? और यहाँ पे यदि महेंद्र सिंह जी जीत गए, मैच जीत गए, तो यदि वो ये आके बोल गए कि नहीं सारा काम मैंने ही किया है, तो आप लोग मुझे बताइए तो रोहित शर्मा जी क्या बोलेंगे? अरे वाह, छक्का मारे लिए हम और क्रेडिट ला रहा छो महेंद्र सिंह धोनी, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? उधर विराट कोहली क्या बोलेगा? शतक मारने रही है हम और काम कर रहा है महेंद्र सिंह धोनी, यानी क्रेडिट ले रहा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कहने का मतलब ये हुआ कि यदि ऐसा स्पीच वो देते हैं तो जो अन्य खिलाड़ी हैं उनका मनोबल क्या होगा? गिरेगा कि नहीं गिरेगा? अगले बार से वो टीम इंडिया के लिए अच्छा से खेल पाएंगे क्या? नहीं खेल पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग सुनते होंगे कि हम सब टीम ने मिलकर के क्या किया है? ये मुकाम हासिल किया है कि नहीं है? तो इसीलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या बताते हैं कि किसी भी संगठन में कॉपरेशन की भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉपरेशन की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि सारा काम हम ही ने किया है, ये नहीं होना चाहिए। हम सब ने मिल करके काम किया है। क्या किया बाबू? हम सब ने मिल करके काम किया है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। समझ में आया कि नहीं आया? कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? इसमें कुछ नहीं था। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि कोई भी कार्य करते हैं तो कोई भी कार्य में आप व्यक्तिगत हित को ही केवल महत्व ना दे, बल्कि सहयोग की भावना के साथ आप सबको क्या दे? क्रेडिट दे, जो आपके साथ खड़ा है, जो आपके साथ काम किया है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, एक और सिद्धांत है और उस सिद्धांत का नाम है कि डेवलपमेंट ईच पीपल टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार टेलर ये बताना चाहते हैं कि मान के चलिए ये संगठन है कोई, और इस संगठन में यदि हम किसी कर्मचारी का चुनाव करते हैं, किसका चुनाव करते हैं? कर्मचारी का चुनाव करते हैं। यदि किसी कर्मचारी का चुनाव करते हैं या चयन करते हैं या उसको नियुक्त करते हैं काम करने के लिए, तो इस संगठन में इस कर्मचारी को जो हम नियुक्त कर रहे हैं उसकी नियुक्ति वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए। यदि नियुक्ति वैज्ञानिक तरीके से होगा तो ये पता चल पाएगा कि वो व्यक्ति कितना योग्य है कि नहीं है। अभी आप लोग देखिए, कोई भी एग्जाम पास करने के लिए कंपटीशन देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? ये साबित करने के लिए कि इस एग्जाम के लिए हम योग्य हैं। आप लोग मुझे बताइए कि यदि एग्जाम नहीं होता,
यदि एग्जाम नहीं होता तो योग्यता का पता चल पाता क्या? नहीं पता चलता। तब जो वास्तव में योग्य व्यक्ति है उनका डेवलपमेंट हो पाता क्या? नहीं हो पाता। यहाँ पे एफ.डब्ल्यू. टेलर यही बता रहे हैं कि यदि हम किसी संगठन में किसी श्रमिक का नियुक्ति कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, तो उसकी नियुक्ति कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए बाबू? वैज्ञानिक तरीके से, पहला बात। दूसरा बात, सिर्फ नियुक्ति वैज्ञानिक तरीके से कर देने से नहीं होगा, बल्कि उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए? प्रशिक्षण भी होना चाहिए, ट्रेनिंग भी होना चाहिए, है कि नहीं है? समय समय पर उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए? निरीक्षण भी होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन भी होना चाहिए कि वो काम कर रहा है अच्छा से या नहीं कर रहा है। इसके तर्ज पर ही एफ.डब्ल्यू. टेलर ने निम्न अध्ययन किए हैं। आप लोग आगे पढ़ेंगे मोशन स्टडी के बारे में, ठीक है, मोशन गति अध्ययन के बारे में, टाइम स्टडी के बारे में, समय अध्ययन के बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर मेनली बताना क्या चाहते हैं? इस सिद्धांत के अनुसार एफ.डब्ल्यू. टेलर बताना ये चाहते हैं कि किसी भी संगठन में जो श्रमिक होते हैं उनका नियुक्ति कैसी होनी चाहिए? वैज्ञानिक तरीके से होनी चाहिए। उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए ताकि वो व्यक्ति भी उस संगठन के लिए क्या कर सके? उसका विकास हो पाए, और उस विकास के साथ वो एक उच्च मनोबल के साथ उस संगठन के लिए क्या कर पाए? काम कर पाए, जिससे संस्था का भी लक्ष्य पूरा होगा और उस व्यक्ति का भी क्या होगा? अपना लक्ष्य पूरा होगा। ठीक है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत क्या है? एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यूल दोनों के बारे में मैंने इसमें आप लोगों को बताया। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तब भी यदि किसी प्रकार का क्वेरी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, और जो क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लीजिए कि वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, और वैज्ञानिक प्रबंध के कौन कौन से सिद्धांत हैं, उन सिद्धांत के बारे में लिख के आना है। ठीक है, तो कमेंट करिएगा मुझे कि कौन कौन लोग लिखें।